कोई भी सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता, बस रुक जाता है, मगर उसका एक्सपीरियंस आगे बढ़ता रहता है। कुछ ऐसा ही किस्सा है लद्दाख का भी। एक बार जब आप वहाँ जाएंगे तो वापस आकर भी उसी के बारे में कई दिनों तक सोचते रहेंगे। फोटोज देखेंगे, ये वीडियो देखेंगे और बस विश करेंगे कि आप वापस लद्दाख कब जा पाएंगे, क्योंकि लद्दाख का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता, बस आगे बढ़ता रहता है। कुछ ऐसा ही लद्दाख का जादू है। तो चलिए इस सफर को आगे लेकर चलते हैं, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। लद्दाख में हर सुबह जल्दी उठने की एक्साइटमेंट ही कुछ और होती है, क्योंकि हर दिन अपने साथ लाता है एक नया रूट, कई नए लैंडस्केप्स और बहुत सारे टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। इसका मतलब ये है कि इस लद्दाख देखने के सफर में आपको बहुत ही डिफरेंट जगह देखने को मिलने वाली है। हम शुरुआत करेंगे नुब्रा वैली से, जहां हमने हुंदर सैंड ड्यून्स देखे थे और वहां के फेमस डबल हम्प्ड कैमल्स। तो सुबह सनराइज के साथ ही हमने अपनी रोड ट्रिप आगे बढ़ाई, मगर हमें क्या पता था कि उस दिन की शुरुआत सनराइज के साथ नहीं बल्कि रेनफॉल के साथ होने वाली थी। ये पहला एक्सपीरियंस था हमारा लद्दाख में रेनफॉल देखने का। इतने घने बादल थे और क्योंकि मौसम साफ था, हमें दूर से ही क्लाउड फॉर्मेशन आराम से दिख जाती थी। तो बस विंडोज ऊपर पुल अप करके हम नुब्रा वैली से निकल लिए और चल पड़े 7.5 घंटे का सफर तय करने। आई नो टाइम तो लगा, पर डेस्टिनेशन वाज आल्सो वेरी स्पेशल ना। तो कहाँ जा रहे थे हम रियली? हम जा रहे थे नुब्रा वैली से निकल के बहती हवाओं को छूते हुए पैंगोंग लेक की तरफ। वही लेक जो 3 इडियट्स मूवी के क्लाइमैक्स में दर्शाई गई है, और उसी से लद्दाख की पॉपुलैरिटी लोगों के बीच और बढ़ गई है। पैंगोंग लेक पर टाइम स्पेंड करके हम उसी के किनारे आगे बढ़ने वाले थे इंडो चाइना बॉर्डर के आखिरी गांव की तरफ, जिसका नाम चुशूल है। वो एक्सपीरियंस बहुत चैलेंजिंग और रोहित शेट्टी स्टाइल खतरों के खिलाड़ी जैसा होने वाला था। वहां रात स्पेंड करके अगले दिन हम 4 घंटे का सफर तय करके पहुंचने वाले थे थिक्से मॉनेस्ट्री, जो ले सिटी सेंटर से कुछ किलोमीटर पहले पड़ता है। थिक्से मॉनेस्ट्री से आगे हम ले सिटी में चेक इन करने वाले थे। उसके बाद कहाँ गए हम खाना खाने, क्या शॉपिंग करी हमने, उसके लिए ये वीडियो आपको एंड तक देखनी होगी। तो आइए डे 4 ऑफ लद्दाख देख ले शुरू करते हैं। 7.5 घंटे का सफर सोच के ही लगता है ना कि कितना लंबा होने वाला है। टाइम कैसे कटेगा? बट जब आप लद्दाख में ड्राइव की बात करें तो टाइम का बिल्कुल भी नहीं पता चलता। नज़ारे इतने हसीन होते हैं और उसके अलावा हर घंटे बदलते लैंडस्केप्स, साथ ही क्योंकि हवा इतनी फ्रेश होती है तो पूरा दिन भर ट्रैवल करने के बाद भी थकान महसूस नहीं होती। हाँ, बस बीच बीच में हम ब्रेक्स ले लेते थे चाय और मोमो खाने के लिए। तो जब भी आप लद्दाख में ट्रैवल करें और जहाँ आपको ठीक ठाक रेस्ट रूम या लोकल चाय शॉप दिखे, तो ब्रेक लेना एक अच्छा आइडिया होगा, क्योंकि ये हमारे दिल्ली, चंडीगढ़ या बाकी हाईवेज जैसा नहीं है कि हर कुछ किलोमीटर्स में आपको कुछ शॉप मिल जाए या ढाबा मिल जाए। लद्दाख में दूर दूर तक बस पहाड़ ही पहाड़ नजर आते हैं और यहाँ पर पेड़ पौधे भी बहुत कम दिखाई देते हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। पैंगोंग लेक, जिसको लोकली पैंगोंग सो भी कहा जाता है, एक 134 किलोमीटर लंबी लेक है जो अप्रोक्सीमेटली 328 फीट गहरी है और इसकी चौड़ाई 5 किलोमीटर तक नापी गई है। तिब्बतन भाषा में पैंगोंग का मतलब हाई ग्रासलैंड लेक यानी ऊंचे घास के मैदान में बनी लेक है, मगर पुरानी ट्रैवल बुक डॉक्यूमेंटेशंस में पैंगोंग का मतलब हॉलो मेंशन किया गया है। मतलब आप जो भी चूज करें, दोनों ही सच है, क्योंकि पैंगोंग लेक 13,940 फीट अबव सी लेवल पे सिचुएटेड है, यानी कि ले से भी 2000 फीट ऊंचाई पे। पैंगोंग लेक शुरू होती है लद्दाख से और आगे जाकर मुड़ जाती है तिब्बतन ऑटोनॉमस रीजन में, जो कि चाइना के अंडर आता है। यानी पैंगोंग लेक इंडो चाइना बॉर्डर के बहुत नजदीक बनी है। अगर आप इसको देख के सोच रहे हैं कि ये कितनी बड़ी लेक है, तो आप ये बात जान के और भी सरप्राइज होंगे कि ये जो आप देख रहे हैं ना, वो आधे से भी छोटा एरिया है असली लेक का। इंडिया में पैंगोंग लेक सिर्फ 40% लाई करती है और बाकी का 60% हिस्सा चाइना की तरफ पड़ता है। अगर आप आगे ड्राइव करेंगे तो आपको इंडो चाइना बॉर्डर की झलक भी देखने को मिल जाएगी। हालांकि पैंगोंग लेक अब काफी हद तक कमर्शियलाइज हो गई है,
इसकी खूबसूरती अभी भी बरकरार है। तो इसीलिए यहाँ सफाई रखना सिर्फ लोकल्स नहीं बल्कि आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कचरा ना फैलाएं और प्लास्टिक तो बिल्कुल भी यूज ना करें। पैंगोंग लेक का कलर भी मौसम के साथ साथ चेंज होता रहता है। इसके कलर सबसे बेस्ट धूप में उभर के आते हैं, मगर बाकी मौसमों में भी ये मेस्मराइजिंग ही लगता है। तो यहाँ नीचे लेक शोर पे उतर के हमने फोटोज खिंचवाई और सीनरी एंजॉय करी। ये जो फोटोज ली गई है ना, इनको लेने के लिए मुझे चिल्ड पानी में कुछ मिनट्स के लिए जाकर खड़ा होना पड़ा था। एंड ट्रस्ट मी, मेरे तो पैर एकदम नम हो चुके थे। फ्रीजिंग कोल्ड पानी जो होता है यहाँ का। विंटर सीजन में तो ये लेक पूरी सॉलिड जम जाती है, मगर जो भी हो, यहाँ टाइम स्पेंड करने में मजा जरूर आया। और मजे के साथ साथ ऐसी जगह अपनी गाड़ी फंसते हुए भी देखा है हमने, जहाँ पानी बहुत गहरा और उसका फ्लो बहुत ही डेंजरस था। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक्चुअल सड़क है आगे गांव तक जाने के लिए। लेफ्ट साइड में गहरा पैंगोंग लेक, कच्ची रोड और बम्पी राइड से हमारी तो सांसें ही रुक गई थी। बस भगवान को याद करते करते हम किसी तरह ये पार कर ही लिए। जरा सोच के देखिए कि खराब मौसम में ऐसी रोड से ट्रैवल करना अपने गांव पहुंचने के लिए कितना चैलेंजिंग होता होगा। तो पैंगोंग लेक के साथ साथ चलते हुए हम आगे बढ़े टू विजिट वन ऑफ द लास्ट विलेजेस ऑफ इंडो चाइना बॉर्डर। वैसे तो चुशूल 50 मिनट दूर है पैंगोंग लेक से, मगर क्योंकि ऐसे कच्चे रास्ते हैं वहां पहुंचने के, तो हमें 1.5 से 2 घंटे तक लग गए थे। जनरली लोग पैंगोंग लेक जब विजिट करते हैं तो वहीं से वापस लेक की तरफ निकल लेते हैं, बट हमारी आइटिनरी रोहित शेट्टी ने बनाई थी, तो हमें तो आगे जाना ही था। चुशूल जाते वक्त हमें रास्तों में कई वाइल्ड एनिमल्स दिखे, जिनमें से हिमालयन गोट, वाइल्ड हॉर्सेस और याक सबसे ज्यादा कॉमन थे। तो भगवान का नाम लेके हम करीब 2 घंटों में चुशूल पहुंच गए थे। चुशूल गांव ले डिस्ट्रिक्ट के अंडर आता है और यहाँ के लोकल्स बहुत ही सिंपल लाइफ खुशी खुशी जीते हैं। यहाँ मोस्टली एनिमल रियरिंग और एग्रीकल्चर का काम होता है। ये लोग यहाँ बार्ले यानी कि जौ और पीस यानी मटर की खेती करते हैं। विंटर सीजन में ये गांव ले से एकदम कट ऑफ हो जाता है और तब यहाँ खेला जाता है आइस हॉकी। चुशूल गांव के अंदर एज सच कोई होटल्स या गेस्ट हाउस आपको नहीं मिलेंगे। हाँ, मगर उसके आसपास आपको कमर्शलाइज्ड कैंप जरूर मिल जाएंगे, जहाँ आप आराम से नाइट स्पेंड कर सकते हैं। गरम खाना आराम से मिल जाता है, तो बस वो खाइए और रेस्ट करिए। अगले दिन हम सुबह 5 बजे ही यहाँ से निकल लिए, क्योंकि हमें लंबा सफर तय करना था और कुछ खास नींद वहाँ आ नहीं पाई थी बिकॉज ऑफ लो ऑक्सीजन लेवल्स। बट ले की तरफ बढ़ने से पहले हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह जाने वाले थे, जिसके लिए चुशूल जाना जाता है, रेजिंग ला वॉर मेमोरियल। ये वॉर मेमोरियल बनाया गया है इंडिया के उन बहादुर सोल्जर्स को श्रद्धांजलि देते हुए जो 1962 की इंडो-सीनो वॉर में शहीद हुए थे। रेजिंग ला उस वॉर का लास्ट स्टैंड भी था, जहां 13 कुमाऊं रेजिमेंट के सोल्जर्स स्टेशन थे, जिनकी टीम को लीड कर रहे थे मेजर शैतान सिंह, जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित भी किया गया था। जब आप यहाँ आए तो उन वीर जवानों का आदर करें, शोर ना मचाएं, फोटोज रिस्पेक्टफुली खिंचवाएं और कुछ पल शांत रहकर उन्हें अपनी प्रेयर्स में शामिल करें। वहाँ की खामोशी ये एहसास दिलाती है कि 1962 में यहाँ कैसा माहौल रहा होगा, जब ये एक शांत जगह नहीं, एक जंग का मैदान था। इस जगह का अपना ही एक ऑरा है। इस जगह में वो पावर भी फील होती है जो हमारे ब्रेव इंडियन सोल्जर्स ने वॉर के समय दर्शाई थी, और उन वीरों के शहीद होने का दर्द भी है। सलाम है हमारे सोल्जर्स को जो दिन रात एक कर देते हैं हमारे देश की सुरक्षा करने में। आखिर यही तो है हमारे असली सुपर हीरोज, है ना? लद्दाख की रोड ट्रिप पे आप कई बार आर्मी कैंप्स के पास से गुजरेंगे। बहुत टेम्पटिंग लगता है आर्मी कैंप्स के बाहर फोटो खिंचवाना, मगर आपसे यही रिक्वेस्ट है मेरी कि इन आर्मी कैंप्स की फोटोज और वीडियोस ना लें और सोशल मीडिया पे कुछ व्यूज एंड लाइक्स के लिए तो बिल्कुल भी पोस्ट ना करें। रेजिंग ला वॉर मेमोरियल पे श्रद्धांजलि देकर हम आगे बढ़े वापस लेक की तरफ, मगर लेक के रास्ते हमें एक और बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट विजिट करना था, और वो थी लद्दाख की फेमस थिक्से मॉनेस्ट्री। टू बिगिन विद, थिक्से गोम्पा इज द लार्जेस्ट गोम्पा इन सेंट्रल लद्दाख, जो कि इन टोटल 12 स्टोरी कॉम्प्लेक्स एंड हाउसेज इंक्लूड करके बनाया गया है। ये इंडस वैली में 11,800 फीट की ऊंचाई पे बना है और ये तिब्बत के फेमस पोटाला पैलेस को बहुत रिजेंबल करता है।
थिक्से मॉनेस्ट्री फेमस है इनकी मैत्रेय टेम्पल के लिए, जहां 49 फीट ऊंचे बुद्धा जी की मूर्ति इस्टेब्लिश्ड है। मतलब इनके अराउंड बिल्डिंग स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करने के लिए 2 फ्लोर्स बनाने पड़े थे, और आज भी आपको 2 फ्लोर्स कवर करने होंगे अगर आप इनकी खूबसूरत मूर्ति को पूरी तरह से देखना चाहते हैं। ध्यान रहे कि ये एक रिलीजियस प्लेस है, तो यहाँ साइलेंस और रिस्पेक्ट मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। थिक्से मॉनेस्ट्री के कई कोनों से आपको इंडस वैली के स्टनिंग नज़ारे देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ थोड़ी देर टाइम स्पेंड ज़रूर करिएगा। हमें क्योंकि आगे ले में चेक इन करना था, तो हम मॉनेस्ट्री के मेन एरियाज विजिट करके वहाँ से निकल लिए ले की ओर। ले सिटी में वापस आकर हमने गेस्ट हाउस में चेक इन किया और निकल गए मार्केट घूमने। यहाँ की मार्केट में आपको पूरा दिन चहल पहल ज़रूर मिलेगी, जहाँ लोकल पुराने खाने की शॉप्स, एम्पोरियम्स और ग्रोसरी शॉप्स हैं, तो वहीं पर आपको मॉडर्नाइजेशन के एग्जाम्पल्स जैसे कि फुली इक्विप्ड कैफेटेरिया विद वाईफाई टू मल्टी क्विजीन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे। अक्सर लोगों को ये लगता है कि लद्दाख में शायद खाने की कमी होती है और बहुत लिमिटेड खाना अवेलेबल होता है। हाँ, अगर आप ले के बाहर रोड ट्रिप्स पे निकलेंगे तो ऐसा ज़रूर एक्सपीरियंस होगा, मगर आप अगर ले सिटी में हैं तो नूडल्स, बर्गर से लेके कश्मीरी कावा एंड कॉफ़ी शेक्स तक बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। बट हाँ, वहाँ खाना देखकर भावुक होकर वो सब ना खा लें जिससे आपको फिजिकली परेशानी हो। जैसे कि मैं वहाँ 6 दिन बिना कॉफ़ी के रहकर 1 कप कॉफ़ी बहुत क्रेव कर रही थी, मगर क्योंकि कैफीन ऑक्सीजन लेवल्स कम करता है, इसीलिए मैंने बहुत ही लिमिटेड पोर्शन कंज्यूम किया। तो बाहर बढ़िया सा खाना खा के हम अपने होटल वापस लौट गए और हमारे इस लद्दाख के सफ़र के आखिरी दिन का इंतज़ार करते करते वी वेंट टू स्लीप। लद्दाख का हमारा आखिरी दिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी के साथ शुरू हुआ। Jewel Day and happy Independence Day to you all. Right now I am in the polo ground of Leh, where they are celebrating the Independence Day, and everybody seems very happy because today also marks the first Independence Day of Ladakh as a union territory, and that is why they're all very excited and the celebrations are amped up. Let me show you the ground, the crowd and all the enthusiasm that I am able to witness. वहाँ ऑलरेडी प्रोग्राम शुरू हो चुका था। सारे स्कूल्स के बच्चे डांस एंड स्किट परफॉर्मेंसेस दे रहे थे। लोगों की भीड़ एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रही थी, और वो मोमेंट ही कुछ और था। प्रोग्राम खत्म होने के बाद मैं वापस ले मार्केट की तरफ निकल ली, जहां मुझे ट्राई करने थे लद्दाख के सबसे फेमस मोमो। Okay, so this is Darjeeling restaurant, which is in the inner line or the inner market of the main market of Leh, and they have some amazing authentic momos that you can try. They have vegetarian today because it's 15th August, and for some reason it's called dry day, which means that they don't serve non-veg. So we had vegetarian momos and they were amazing. $80 for 10 momos. So do try momos at Darjeeling restaurant. ये रेस्टोरेंट लोकल्स के बीच इतना फेमस है कि यहाँ वेटिंग चलती है, और मोमो जैसे ही बनते हैं उससे जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं। तो यहाँ तो मोमो खाना बनता ही था, है ना। मुझे गलियों में चलते ही एक शॉप मिली जहाँ ऑन ऑर्डर एम्ब्रॉयडर्ड ग्राफिक टी शर्ट्स मिलती हैं। इनके पास बहुत सारे डिज़ाइंस, साइजेस और कलर्स अवेलेबल हैं, एंड ये 1 घंटे में ही आपका ऑर्डर रेडी कर देते हैं। प्रेयर फ्लैग्स तो एक है ही जो वर्ल्ड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं लद्दाख के। अलग अलग जगह आपको इनके रेट्स अलग अलग मिलेंगे, मगर मेन मार्केट में एक ग्रोसरी स्टोर है जहां आपको प्रेयर फ्लैग्स अलग साइजेस में बहुत ही कम प्राइस टैग के साथ मिलेंगे। तो अब खाने की और शॉपिंग की बात से आगे बढ़ते हैं। ले मेन मार्केट से हम जाने वाले थे शांति स्तूपा की तरफ, जो लोकल मार्केट से बस 10 मिनट की ड्राइव पे है। इसको एस्टैब्लिश किया था जापानीज बुद्धिस्ट भिक्षु ग्योमो नाकामुरा जी ने एज अ पार्ट ऑफ पीस पगोड़ा मिशन। क्योंकि सनसेट ऑलमोस्ट हो चुका था और शांति स्तूपा 6 बजे बंद हो जाता है, हमने फोटोज खिंचवाई और अपने लास्ट स्टॉप की तरफ वापस निकल लिए। अगर आपके पास टाइम हुआ तो आप ले पैलेस, जिसको पहले शे पैलेस के नाम से भी जाना जाता था, वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। हॉल ऑफ फेम वॉर मेमोरियल शांति स्तूपा से 14 मिनट की दूरी पर और ले एयरपोर्ट के बहुत नज़दीक बना है। जैसा कि आपको इस जगह के नाम से पता ही चल गया होगा, ये म्यूजियम इंडियन आर्मी के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है।
म्यूजियम में आपको देखने को मिलेंगे कारगिल वॉर में यूज किए गए वेपन्स और आर्म्स एंड एमिनेशन जो इंडियन आर्मी ने वॉर के टाइम कैप्चर करे थे। शाम को यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो होता है जहाँ लाइव डॉक्यूमेंट करी जाती है कारगिल वॉर की पूरी कहानी। के वो वीर ऊंचाई पर बैठे बुज़दिल दुश्मन की लगातार चलती गोलियों के बीच आगे बढ़ते रहे। दोनों बहादुर ऑफिसरों ने अपनी जान दे दी मगर अपनी पलटन को न रुकने दिया। ये एक ऐसा शो है जो हर किसी को देखना चाहिए टू एक्सपीरियंस द लाइफ आवर आर्मी लीड्स और वो कैसे निडर होके एनिमीज का सामना करते आए हैं। Honestly, this show gave me goosebumps and सारी ऑडियंस एंड में स्टैंडिंग ओवेशन हमारी इंडियन आर्मी को देते नहीं थकी। अब वो माहौल ही ऐसा बन जाता है। बस इसी रिस्पेक्ट को अपने मन में बसा के हमने पूरा शो देखा और वापस अपने गेस्ट हाउस लौट गए। अगले दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट से हम वापस दिल्ली की ओर निकल पड़े। खुशी थी घर वापस जाने की, उससे ज्यादा खुशी थी कि लद्दाख जैसी जगह आने का मौका मिला और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि अब ये लद्दाख का सफर जो शुरू हुआ है वो आगे भी बढ़ता रहेगा। आज नहीं तो कल लद्दाख वापस जाया ही जाएगा। आप नहीं जाना चाहेंगे यहाँ तो चल लद्दाख देख ले। तो ये तो रहा लद्दाख का सफर। अब जरा कुछ समंदर पार चला जाए श्रीलॉजी के नेक्स्ट सीरीज पे। Hi everyone, guess where I am? Can you guess the next series? Comment, like, share, subscribe. This is me, Apurva from Srilogy, signing out.